हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि एक छोटा सा समूह, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैव द गोल एंड पीपल वर्किंग आर टुगेदर, राइट, दे आर असाइन पर्टिकुलर वर्क। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो काम दिया गया लोगों को, दे आर वर्किंग असाइन पर्टिकुलर रूल, यानी स्पेसिफिक रूल नहीं है। ओके, ना ही कोई स्पेसिफिक वर्क है। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं की गई किसी पर्टिकुलर वर्ग की। सो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड यार, कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं किए क्लास। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, द ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। Here simply they are talking about the people, they are working together, they have some special or assigned work. Okay, so they are not talking about particular work or particular special rule. So option number D will be right. Very simple question. Question number 10. Who initiated and established the program of Childline in India? इंडिया के अंदर ये जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 1 सेकंड, किसी का कोई कमेंट आया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जब तक। सर प्लीज इंपॉर्टेंट थिंकर इन थ्योरीज बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट सेंड कर दीजिए। ऑलरेडी सेंड ग्रुप के अंदर, उसमें है एप्लीकेशन के अंदर कंपाइलेशन जो फोल्डर है, उसमें आप जाकर के देखिए प्लीज। हो सकता है आप लोगों को नहीं मिला हो। आई थिंक क्लास के बाद में दो इसको स्क्रीन प्ले करके आपको दिखा दूंगा कहाँ पर फोल्डर बना हुआ है। ओके, एक फोल्डर है कंपाइलेशन। जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने बैच को, जो भी आपका बैच है, उसके अंदर मैंने थिंकर एंड बुक्स, ऑथर, इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स। ओके, अभी रैंकिंग वाला आज ही मैंने अपलोड किया है, ग्लोबल रैंकिंग इंडिया। एंड इसके अलावा कौन सा था, लॉ एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स के बारे में मैंने अपलोड किया हुआ है। सर कहना ये गेट लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग्स बिकॉज आई स्टडी एट नाइट सो नॉट पॉसिबल टू टेक क्लास इन मॉर्निंग। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो ही रहा है, सभी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं फ्रॉम द डे वन, सभी रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं एप्लीकेशन के अंदर। ओके, वहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है लाइव क्लासेस, वहाँ पर जाइए, सभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। कोई गलती से कभी कभार रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है मिस्टेक से, तो वो रिकॉर्डिंग छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्डिंग। ओके, आई थिंक 1 या 2 रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाए थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन दी फोल्डर। सो यू कैन गो एंड चेक, यू कैन जस्ट सी। ओके, और जो भी कंटेंट आपको अगर नहीं मिलता है उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, प्लीज टेक्स्ट करिए ग्रुप के अंदर। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मिला हो या खोज नहीं पाए हो, तो ऐसा ना हो कि आप उसको पढ़ ना पाए, क्योंकि कंटेंट मैं दे रहा हूँ ताकि सभी लोग पढ़ें अच्छे से और एग्जाम क्लियर करें। आपको जब भी लगता है कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है नहीं, या फिर उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे टेक्स्ट करिए। ओके, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इनिशिएटेड एंड एस्टैब्लिश द प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 10 का भी, एंड एवरीबडी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। चाइल्ड लाइन प्रोग्राम इन 1940 1996 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसके द्वारा मिस जेरो बिलोमोरिया। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा।
करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको पता ही होना चाहिए कि चाइल्डलाइन किसके द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। दैट इज अ काइंड ऑफ फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लेना डिटेल में। देखिए जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मान लीजिए मैंने नहीं नहीं कवर की है, क्योंकि सभी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अभी। एक ही क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बाद में, क्लास के बाद। ऑडियो क्लियर नहीं है सर? ऑडियो क्लियर नहीं है गाइस? क्लियर है? ओके। सो यू जस्ट गो एंड ऑन द गूगल एंड सर्च एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एनी थ्योरी। अगर आपको समझ में नहीं आई है बताने के बाद भी, तो आप सर्च करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ओके। रिवीजन का मतलब नहीं है कि मैंने जो यहाँ पर क्लास में पढ़ा दिया उसको पढ़ के आपने छोड़ दिया। ओके। तो सब कुछ आना चाहिए। एग्जाम सबको इंडिविजुअल देना है, तो सब कुछ आपको लर्न करना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन ऑर्डर। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए ना यूनिट 5 के अंदर, हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कैसे हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, राइट? वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, जेड टी टेस्ट, जेड टेस्ट। उसमें हमने बताया था आपको सीक्वेंस। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कराए थे कि अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे वो आपको पता होने चाहिए। कैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं, कैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, कैसे एवेलुएट करते हैं, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आंसर आप लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका फर्स्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्यों होगा? ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो कई प्रकार से हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। बहुत सारे मेथड्स हमने बताए थे, डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, सेटअप करते हैं। आपका नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, या क्वेश्चन में दी रहती है। ओके। फिर उसके बाद हम कोई भी टेस्ट यूज करते हैं, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर है, कुछ भी। ओके। अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जो है टेबल के माध्यम से एक टेबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेबल के माध्यम से फिर उसके बाद टेस्ट का यूज करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, फार्मूले से हम पूरा सॉल्व करके, ओके, तो उस वैल्यू को निकालते हैं। इसमें क्रिटिकल वैल्यू भी निकाली जाती है, जो कि हम ग्राफ में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने लाइव क्लास नहीं की है तो थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर। ओके। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जब आपके पास अल्फा होता है, तो जैसे मान लीजिए आप टी टेस्ट यूज कर रहे हैं या जेड टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो जेड टेस्ट की टेबल होगी। ओके। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहेगा, आपको यहाँ पर चेक करना होगा। ओके। तो वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा सीबी। ओके। ये इसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पर होती है? ग्राफ के अंदर। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये जो रीजन होता है ये रिजेक्शन रीजन होता है। ओके। इस तरफ हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और ये जो रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है क्रिटिकल वैल्यू होती है, ये क्रिटिकल रीजन होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। तो ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे सीबी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट का जैसे जेड टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और जेड टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। ओके। फिर देखना होता है कि आपका जो जेड की वैल्यू आई है, क्या सीबी से बड़ी है कि छोटी है। अगर मान लीजिए बड़ी है तो इसका मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उससे छोटी है तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है टू टेल टेस्ट है। वन टेल टेस्ट भी होता है, जहाँ पर केवल आपको एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में देखना पड़ता है। जहाँ पर लेस देन या मोर देन लिखा होता है क्वेश्चन में, उससे आपको आइडिया लग जाता है। क्लियर है? तो ये जो दिया गया है, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, मतलब सेटअप करेंगे। उसके बाद अल्फा निकालेंगे, उसके बाद सीबी निकालेंगे। इसमें एक ऑप्शन और हो सकता था। फिर हम टेस्ट वैल्यू निकालते हैं टेस्ट के माध्यम से, टेस्टिंग क्राइटेरिया। कंप्यूटेशन मतलब होता है हम
सॉल्व कर लेते हैं उसको, सॉल्व करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट एंड टेबल। सो ए बी सी डी डी करेक्ट ऑप्शन दिया है, मतलब सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जिन लोगों ने लाइव क्लास नहीं लिया है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हैं जो लोग लाइव क्लास नहीं करते हैं, तो आई होप आप लोगों ने सर वन टेल टेस्ट के केस में देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए वन टेल टेस्ट टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन में अगर दिया है डायरेक्शन, ओके, कि जैसे मान लीजिए रिसर्चर को पता है, रिसर्चर को ऐसा लगता है कि जो है कोई एवरेज सैंपल एवरेज जो है सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा है या कम है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन। तो वहाँ पर आप वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। अगर उसमें दिया है कि रिसर्च को अज्यूम करता है, उसको ऐसा लगता है कि जो वैल्यू निकल के आई सैंपल मीन है जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो आपको टोटल टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पर आपको डायरेक्शन दिख रही हो, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी छोटा बड़ा, ओके, इस प्रकार से, तो वहाँ पर हम लोग वन टेल टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ दिशा डायरेक्शन ऑलरेडी इसमें दिखाया गया क्वेश्चन के अंदर। और जहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं होता है वहाँ पर हम लोग टू टेल टेस्ट यूज करते हैं। दोनों डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों डायरेक्शन में हम लोग वैल्यू लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आती है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया बीच में, एक दो लोग। वन सेकेंड यार। ओके, अभी कौन ज्वाइन किया है? हिमानी मिश्रा। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपने शायद ये क्वेश्चन मिस कर दिया है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसमें किस प्रकार से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे सीबी निकालते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। सो मे बी यू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एचआरडी इन इंडिया? इंडिया के अंदर एचआरडी का कंसेप्ट कौन किसके द्वारा लाया गया था? सो दिस इज अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन। 12 का ये टीवी राव एंड उदय पारिक। क्वेश्चन नंबर 12 का ये, लेट मी चेक कौन आंसर नहीं दे रहा है। देखिए आंसर सभी लोग दीजिए, है ना? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? कोई क्वेश्चन है? ओके, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 12, टीवी राव एंड उदय पारिक। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको याद कर लेना। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फैक्चुअल होते हैं, आपको उसमें अपना समझ नहीं यूज कर सकते, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इनको याद कर लीजिए, हो सकता है दोबारा आ जाए एग्जाम में, तो वहाँ पर गलती ना होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। Among the following professional social work educators who has been not the member of parliament? बताइए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हाँ सही, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, तो क्या हुआ इसमें? कोई क्वेश्चन है एचआरडी से लेकर के? रूपल जैन। ओके ओके। Among the following professional social worker educators who has not been a member of parliament, जो कि एमपी नहीं रहे हैं? नोट, अगेन दिस इज क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और जो लोग बनारस से या बीएचयू से पढ़े होंगे
या बनारस विद्यापीठ से पढ़े होंगे तो उनको आंसर पता होगा इसका। उनके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए का मतलब ए एंड डी। प्रोफेसर के बी रमन्ना एंड प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, दोनों ही जो है अमंग द फॉलोइंग सोशल वर्कर एजुकेटर हु हैज नॉट बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक अच्छा ये डी है। ओके ओके। हाँ, डॉक्टर अन, अ, अनुपम हाजरा। ओके, ये ठीक है, ये डी तो करेक्ट है। और ये जो है प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, ये नहीं, ये आपका ये जो बनारस में जो यूनिवर्सिटी है, जो काशी विद्यापीठ, उसके वाइस चांसलर भी थे। तो जो लोग यहाँ से पढ़े होंगे उनको पता होगा, तो उनके लिए क्वेश्चन जो है एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक फ्री का मार्क्स मिल जाता है उनको, राइट। वाइस चांसलर एंड एमपी आल्सो, काशी विद्यापीठ। तो ये आपका, जैसे ये ऑप्शन आपको पता है कि बी नहीं है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से ऑप्शन को बनाया गया है। बी ऑप्शन प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, इफ एनीवन नो अबाउट दैट, ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ द काशी विद्यापीठ, देन आप इजीली तरीके से यहाँ पर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, अगर आपको नहीं पता किसी के बारे में तो भी आंसर आप लगा सकते हैं। ओके, तो कभी कभी हम लोगों को ना ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो जिसका आप जानते हैं, और ऑप्शन भी ऐसे दिए हो कि आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम दी गई है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है। सो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री में जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है लॉन्च किया गया। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसमें? वन सेकंड। यस गाइज, आप लोग बता दिया करिए कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं एटलीस्ट वो उसको रिकॉर्डिंग को देख पाएंगे लास्ट में। 14 का सी। क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते हैं तो जरूरी नहीं कि आप जल्दी ही आंसर देना है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ऑप्शन को देखिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को भी देखना है। आपको देखना है कि हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको आंसर पता हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाइए, प्रैक्टिस में लाएंगे आप एलिमिनेशन मेथड, तभी एग्जाम में भी आप इसका यूज कर पाएंगे। ओके। इन सब की ईयर मैंने वो एग्जाम उसमें दी हुई ऑलरेडी नोट्स में, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, राइट। और अब कभी कभी ना जैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनके आ रहे हैं और नहीं पता है, तो आप गूगल पे सर्च किया करिए, जिससे क्या होता है आपका रिवीजन होता है, याद रहता है बहुत सारी चीज़ें। ओके। कौन सा आंसर होगा? आंसर 14 नंबर, 14 का सी। सी मतलब ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। आयुष्मान भारत इस योजना, ये आपका जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, सिंपल है। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको देखना है बी और फोर्थ के बारे में। राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ये आपका जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा ऑप्शन एक और है यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है बायोश्री योजना के बारे में, तो नेशनल क्रीच स्कीम, ये तो पता होगा कि ये बच्चों को लेकर के है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपका फोर्थ को लेकर के आप आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद स्कीम के बारे में बता दीजिए। ये उस्ताद स्कीम बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए था, स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेसन, सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। असेसन में दिया गया है सोशल लेजिस्लेशंस इंश्योर एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फिल्ड फॉर वायलेशन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। यहाँ पर फोकस करना, यहाँ लिखा है कैंट। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 15 का ये आ रहा है। ये मतलब है कि ये पहला करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट। देखिए, पहला दिया है यहाँ पर सोशल लेजिस्लेशन इंश्योर एक्सेस टू फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या होता है? सोशल लेजिस्लेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल लेजिस्लेशन? एनीबडी? इसका मतलब होता है लॉ। ओके, सामाजिक, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसे लॉ बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एनीबडी बताएगा कोई? सोशल लेजिस्लेशन इंश्योर एक्सेस टू फंडामेंटल राइट, जो मानवीय अधिकार होते हैं उनको एक्सेस करने को इंश्योर करता है सामाजिक कानून। जितने भी सामाजिक कानून बनाए जाते हैं, देखिए सोशल लेजिस्लेशन मतलब होता है सिंपल, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी अंडर प्रिविलेज या डिप्रेस क्लास होती है, उनकी उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इकोनॉमिक पावर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ठीक है, उनकी जो कंडीशन है हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, उनकी बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, उसके लिए सरकार के द्वारा सामाजिक सोशल लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं। स्पेशली all those group of people जो कि किसी न किसी रूप से डिप्राइव्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, एथनिसिटी, और एनी काइंड ऑफ जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनके लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन बी दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैंट बी फिल्ड फॉर वायलेशन ऑफ सोशल, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, पीआईएल का मतलब ही क्या होता है? जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, कोई भी फिल कर सकता है पीआईएल, अगर किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है सोशल लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में। सो पीआईएल ऑफ कोर्स दैट कैन बी फिल्ड फॉर द वायलेशन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। तो ये गलत हो जाएगा। अगर कैन नॉट नहीं लिखा होता तो करेक्ट हो जाता। तो अभी आपका ऑप्शन जो है रीजन गलत है और शासन करेक्ट है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, इसमें किसी को डाउट है कोई? सोशल लेजिस्लेशन, सोशल लॉ, सोशल जो कानून बनाए जाते हैं, वो जो हमारे समाज के अंदर डिप्रेस क्लास है स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं। जो वनरेबल सेक्शंस होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, दे हैव लेस राइट अदर देन पीपल, सो उनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पीएल कैंट बी फिल्ड फॉर, करेक्ट। देखिए, इंडिविजुअल्स के लिए प्यार कैसे होगा? जनरली देखिए, प्यार का मतलब होता है कि हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, उसको लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, कोई इंडिविजुअल फिल कर सकता है। ओके, इंडिविजुअल कैन फिल द पीएल फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई वकील है, कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको लग रहा है कि सोसाइटी के अंदर ये जो कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन हो सकते हैं, सो दे कैन फिल द पीएल। उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीएल की रिगार्डिंग। ओके, which among the following are the specific article of Indian Constitution providing for the promotion of people welfare within the overall framework of social justice? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 38, 46 और एनीबडी, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है 39। जिन लोगों के ऑप्शन सी अभी है प्लीज आल्सो मेंशन द आर्टिकल, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि आर्टिकल 38, 39 या 332, 46 क्या है। आर्टिकल 46 के बारे में पता होगा आपको, आर्टिकल 38, 39 एनीबडी। आर्टिकल 38 that shall provide to promote social, 1 second, 38, 39 सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हैं, बिल्कुल 38 जो है दैट प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, दैट इज अ वर्क ऑफ स्टेट, ताकि जस्टिस इंश्योर हो पाए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस मोनालिसा। एंड थर्टिकल आर्टिकल ये कौन सा है, 46। 46 फोकस करता है स्पेशली फॉर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द वीकर सेक्शन, फॉर द वल्नरेबल सेक्शन जैसे SC ST, ताकि उनका किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, सोशल जस्टिस इंश्योर हो, किसी प्रकार का इंजस्टिस ना हो। ओके, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल सोसाइटी, सोशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं आपको पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, जो लिस्ट मैंने दिया हुआ है उसमें सभी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसमें है। ओके, तो यहाँ यहाँ से जाने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद, जितने भी आर्टिकल हैं या जो चीज़ इसमें ज़्यादा दी है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने कंपाइलेशन दिए हैं ना, कंपाइलेशन को आप प्रिंट आउट कर लीजिए। ओके, प्रिंट आउट कर लीजिए ऑप्शन, जैसे कि यूनिट 8 में जहाँ पर इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट या DPSP मेंशन किए हुए थे। ओके, उनको प्रिंट आउट कर लीजिए, थोड़ा सा खर्चा और होगा 200-300 रुपये। एग्जाम आ गया है, 1 महीना बचा हुआ है, तो आप उसको, क्योंकि PDF से हम लोग पूरा नहीं पढ़ सकते डेली डेली, राइट। आपके पास प्रिंट आउट रहेगा, ओके, हैंड आउट रहेंगे आपके टेबल पर, तो एटलीस्ट आपकी नज़र जाएगी, एक बार मन करेगा पढ़ने का जब भी फ्री होंगे, तो ऐसे रिविजन हो जाएगा आपका। ओके, तो नोट्स को एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें उसमें मैंने टेबल के फॉर्म में दी हैं, तो एटलीस्ट उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। ओके, जहाँ पर मैंने टेबल बना कर दिया है प्रॉपर। ठीक है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन SC ST, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉल्स कॉन्शियसनेस वाज यूज्ड बाय, किसके द्वारा ये टर्म यूज की गई फॉल्स कॉन्शियसनेस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैटन एंड निमकॉफ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है किसी का जगह, ए है। ओके, वर्किंग क्लास के बारे में मेंशन किया गया है, कहाँ पर, जयश्री ने, कहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉल्स कॉन्शियसनेस, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ, वर्किंग क्लास के बारे में बात किया गया है। दो प्रकार की यहाँ पर चर्चा होती है, एक तो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, दूसरा होता है क्लास कॉन्शियसनेस। ओके, एनीबडी, कोई बताएगा क्लास कॉन्शियसनेस क्या है और फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है। देखिए, जब लोगों को पता होता है, व्हेन पीपल आर अवेयर अबाउट देयर क्लास, देयर सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कास्ट सिस्टम है। ओके, लोगों को पता है कि दे बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट, दे आर वर्किंग, उनका जो वर्क है, ओके, उनका जो डिवीजन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो काम करते हैं उनको पता है, दे आर अवेयर अबाउट द थिंग्स, स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ दैट क्लास, वो बोल सकते हैं कास्ट, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब होता है व्हेन पीपल नॉट अवेयर अबाउट द क्लास। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोग,
किसी फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, ओके, उनसे काम कराया जाता है बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत कम दी जाती है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दे दिए जाते हैं कि जैसे फेस्टिवल पे उनको थोड़ा सा बोनस दे दिया, राइट, कुछ अलग से उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, तो लोगों को लगता ही नहीं है कि वो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं वो एक क्लास का हिस्सा है, एक रिच क्लास है जो कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री को चलाते हैं, सब कुछ अर्निंग करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, पूरा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास है उनको लगता है कि दे आर वर्किंग या उनको उसका पैसा मिल रहा है, बट उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है, ओके। सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, दे आर नॉट अबाउट द क्लास, क्योंकि लेकिन जो क्लास कॉन्शियसनेस होता है इसका मतलब होता है कि पीपल आर अवेयर, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, देन पीपल नो अबाउट द कास्ट, उनको पता है कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या काम है हमारा, ये चीज़ उसको बोलते हैं कास्ट कॉन्शियसनेस, ओके। फॉल्स कॉन्शियस का मतलब होता है जब लोगों को पता नहीं होता है, एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था, ओके। दास कैपिटल का कंसेप्ट दिया था उन्होंने, बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे जिन्होंने बताया किस प्रकार से जो है दो क्लास होती है सोसाइटी के अंदर, एक अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, तो उसको लेकर समझ सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका, ओके। अभी इन दोनों में कोई डाउट है, फॉल्स कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस, ओके। When individuals are aware about their class and their social status, social institutions, that is called class consciousness. When people are not aware about their class in the society or the social institution, that is called false consciousness. मतलब उनको पता ही नहीं है, एक काइंड ऑफ फॉल्स, बट दे आर थिंकिंग दैट दे नो अबाउट थिंग। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चैरिटी, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, वेलफेयर। शुरुआती अगर बात करें सोशल वर्क प्रोफेशन की या एज ए सिंपल सोशल वर्क की, तो शुरुआत में जो सोशल वर्क हुआ करता था वो चैरिटी के रूप में हुआ करता था। लोग मदद करते थे, वहाँ पर जो मैन बॉडी हुआ करती थी, दैट इज द, जैसे कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चर्च है, टेम्पल्स है, मस्जिद है, इनके माध्यम से लोगों की मदद की जाती थी, ओके, उनकी हेल्प की जाती थी। तो सबसे पहले चैरिटी आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। चैरिटी अगर आ गया पहले नंबर पे, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, करेक्ट है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, अब आपको देखना है कि बी आएगा कि डी आएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिया है इसमें वेलफेयर। देखिए डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट तो बहुत बाद में आया ना, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, एम्पावरमेंट। हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की, ओके। एम्पावर का मतलब होता है कि लोगों की हम इस प्रकार से मदद करेंगे कि वो खुद अपनी मदद कर पाएं अच्छे तरीके से, उनको हम एम्पावर कर देंगे, ओके, वो काबिल हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उनके अंदर जो है बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस होगा, ओके, सेल्फ सफिशिएंसी, तो वो खुद काम करेंगे, उसको बोलते हैं एम्पावरमेंट। ये लास्ट वाला है फेज, अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टेज है वो आपकी एम्पावरमेंट की है, तो सी आपका लास्ट में आएगा। तो लास्ट में किस में है, ये इसी में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया रेस्ट ऑन पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजनर्स, प्रिजन्स, इसको हम जेल बोलते हैं, ओके। यहाँ आपको बताना है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे भारत के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, या बोल सकते हैं कि जिसके माध्यम से जो है जस्टिस इंश्योर होता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस, कोर्ट या प्रिजन्स। 19 का आंसर ये है, ओके, पुलिस, कोर्ट एंड प्रिजन्स। देखिए कोई भी क्राइम, मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया है, ओके, तो सबसे पहले उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पहला इंस्टीट्यूशन हमारा कौन सा हुआ, पुलिस। पुलिस तहकीकात करेगी उसको लेकर के, क्राइम को लेकर के, ओके। उसके बाद अगर उसके द्वारा क्राइम किया गया है तो कोर्ट तक पहुंचेगा, ओके, कोर्ट में उसका केस चला जाएगा,
अगर उसने सच में क्राइम किया होगा तो ऑफकोर्स उसको जेल होगी, नहीं तो वो छूट जाएगा। तो तीसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? प्रिजन है, जहाँ जेल। तीनों इंस्टीट्यूशंस मिल करके काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो तीनों आंसर ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द मेजर राइटिंग्स ऑफ मैरी रिचमंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको सही सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। मैरी रिचमंड का यहाँ पर कुछ मेजर राइटिंग्स दी गई हैं, जैसे कि फ्रेंडली विजिटिंग अमॉन्ग द पुअर, सोशल डायग्नोसिस, व्हाट इज द सोशल केस वर्क। इनको कब लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बहुत सारे आंसर हैं। सी भी आंसर, सी का मतलब बी सी ए। बी मीन्स सोशल डायग्नोसिस। देखिए सोशल डायग्नोसिस के बारे में तो 1917 मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। इज इट करेक्ट? सोशल डायग्नोसिस, व्हाट इज द सोशल केस वर्क, जो कि 1922 में, राइट? एम आई राइट ना? सोशल डायग्नोसिस 1917 एंड फ्रेंडली विजिटिंग अमॉन्ग द पुअर, दैट इज वर्क 1899। हाँ बिल्कुल, 1899, 98 99 वो एक ही है। हाँ ठीक है। तो इसको क्रिम में लगाना है, ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। ओके, तो आपका ए बी सी फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, तो ऑलरेडी हमारा जो टाइम हो चुका है, क्योंकि ये जो क्लास है 1 मिनट बाद जो है क्लोज हो जाएगी। ओके, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग क्वेश्चन ये जो है थ्योरी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि एटलीस्ट जो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं उनको आपको गलत ना करें। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और क्लास डेली ज्वाइन करिए। ओके, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा हम लोगों के बीच में, आपस में आप लोगों के बीच में, उतना ज़्यादा आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। सो सर, वेयर इज द कंपाइल? ओके, 1 सेकेंड, आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या कंटेंट है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, स्क्रीन से स्टॉप। वेट वेट गाइस, वेट 1 सेकेंड।